चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के लेक्चर नंबर 2 की। पिछले लेक्चर में हम सवाल नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। इन दोनों एपीज़ के अंदर कितनी टर्म है ये हमें पता लगाना है। अगर हम इस एपी को देखें फर्स्ट वाली को तो 1, 2, 3 और 4 टर्म तो सामने दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारी और भी टर्म्स हो सकती हैं। तो पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता देख कर कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म हैं। तो ये पता लगाने का क्या तरीका होगा कि इस एपी में कितनी टर्म है, देखिए ज़रा। तो सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, इसमें मिक्स्ड में भी नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इसमें जो हमें सीरीज़ दे रखी है वो है 18, 15.5, 13 डैश 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 कहाँ तक है -47 तक। तो अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, तो जो आखिरी टर्म है ना, इसका हमें नंबर पता लगाना पड़ेगा। अगर आखिरी टर्म का नंबर पता लग जाएगा तो हम बता सकते हैं कि एपी के अंदर कितनी टर्म है। इसको एक एग्जांपल की मदद से आप समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ लिखी हुई है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है तो तुम आराम से बता दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो आखिरी टर्म का नंबर होगा इसका मतलब उतनी ही टर्म एपी के अंदर होंगी। यानी कि अगर हमें किसी भी तरह से आखिरी टर्म का नंबर पता लग जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। तो इस सवाल में भी हमें यही करना पड़ेगा कि जो आखिरी टर्म दिखाई देती है उसका नंबर पता लगाना पड़ेगा। अगर हमें आखिरी टर्म का नंबर पता चल गया तो हम ये बता पाएंगे कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। तो हमारा फोकस रहेगा ये लास्ट वाली टर्म का नंबर पता लगाने में कि इसका नंबर कौन सा पड़ रहा है। किसी भी टर्म का जो नंबर निकाला जाता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो अगर हमें इस टर्म का नंबर पता लगाना है तो हमें इसका मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। एक तो ये जो टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एन से। एपी की किसी भी टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहली टर्म को भी, दूसरी को भी, तीसरी को भी और आखिरी को भी। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए एन से और मान लेते हैं कि इस टर्म का जो नंबर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, एनवा नंबर पड़ेगा, nth नंबर पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से ए निकाला जा सकता है, 18 आएगा। और डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15.5 में से 18 को माइनस करना पड़ेगा। 15.5 माइनस 18, एलसीएम लिया जाएगा तो 15 2 जा 30 और 1 हो जाएगा 31/2 माइनस 18। फिर 2 आ जाएगा 31 माइनस 36, तो माइनस का 5/2, ये डी की वैल्यू होगी। तो हम ये जो आखिरी टर्म दिखाई देती है इसका नंबर पता लगाने जा रहे हैं। इसका मतलब हम एन निकाल रहे हैं और इस आखिरी टर्म को हमने क्या मान लिया है, ए एन। एपी की किसी भी टर्म को आप ए एन लिख सकते हैं। ए यहाँ से पता चल गया और डी जो है वो माइनस करके पता चल गया। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूले का इस्तेमाल होना है जो आपको बताया जा चुका है पहले ही। वो फार्मूला है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा। ए एन की जगह आएगा माइनस का 47, ए की जगह पर आएगा 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पर माइनस का 5/2 लिखना, लेकिन ब्रैकेट ज़रूर लगा देना ऐसे करके। आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 47 एज इट इज़ रहेगा, 18 भी एज इट इज़ रहेगा, बल्कि इस 18 को हम इधर ला के माइनस कर सकते थे तो कर देते हैं। तो 18 को हम उधर ले गए, उधर जाके माइनस हो गया। दूसरी तरफ बचेगा n-1 इंटू माइनस का 5/2। ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 8 और 7 15 का 5 1 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65 आ जाएगा। n-1 इंटू माइनस का 5/2 बचेगा। इसके बाद इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 65 कैंसिल हो जाएगा 13 बार, और 2 जो है इस 13 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 इजिकल टू n-1। फिर 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो हमें जो आखिरी टर्म है ना इसका नंबर पता चल गया है। क्या नंबर है, 27 है। तो इससे पता चलता है कि इस एपी के अंदर कुल कितनी टर्म होंगी, 27 टर्म होगी, क्योंकि आखिरी टर्म का नंबर कितना आया, 27 आया। तो सवाल को फिर से समझते हैं। हमें ये बताना था कि इस एपी के अंदर कितनी टर्म होंगी। तो हमने सोचा कि अगर आखिरी वाली टर्म का नंबर पता लगा लिया जाए
तो ये बताना आसान होगा कि AP में कितनी टर्म है। आखिरी टर्म को हमने AN मान लिया, इसका नंबर पता लगाना है तो इसका मतलब हमें N निकालना है। A और D हमें यहाँ से मिल ही गए थे। AN का फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और इजीली पता चल गया कि इस AP के अंदर इस आखिरी टर्म का नंबर क्या है। इस आखिरी टर्म का नंबर 27 आया, तो इससे पता चलता है कि इस AP के अंदर टोटल 27 टर्म्स होंगी। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि देयर आर 27 टर्म इन दिस AP। तो उम्मीद है कि ये जो पहला सवाल है एक्सरसाइज का, 5वां जो सवाल है, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP। हमें चेक करना है कि ये जो माइनस का 150 दे रखा है, ये इस AP की कोई टर्म है या फिर नहीं है। 11, 8, 5, 2 डैश डैश, इस तरह से ये AP लिखी हुई है। इसको ध्यान से देखने से पता चलता है कि इस AP की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। देखो 11 से 8 हुआ, 8 से 5 हुआ, 5 से 2 हुआ, कम होती जा रही है वैल्यू। आगे जाके ऐसी टर्म आएंगी जो नेगेटिव में हो सकती हैं। तो हो सकता है कि माइनस का 150 इस AP की कोई टर्म हो, लेकिन फ़िलहाल हम बता नहीं सकते कि -150 इसकी कोई टर्म है या फिर नहीं है। फ़िलहाल हम ऐसा मानकर चलते हैं कि -150 इस AP की कोई ना कोई टर्म तो होगी। हम इस टर्म को मान लेते हैं कि ये nth टर्म होगी। हमने मान लिया कि माइनस का 150 इस AP की कोई ना कोई टर्म ज़रूर होगी और इसको हमने नाम दे दिया nth टर्म। nth टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? AN से। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। हमने माना कि ये जो माइनस का 150 है, ये इस AP की कौन सी टर्म होगी? nth टर्म होगी। nth का मतलब कोई सी भी हो सकती है, नंबर अभी पता नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है वो देखिए ज़रा। A की वैल्यू मिलेगी 11। D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 में से 11 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? -3। इसके अलावा ये जो 150 है, मैंने अभी बताया था कि किसी भी टर्म को आप AN मान सकते हैं, तो -150 को भी हम क्या लिख देंगे? AN। और इस टर्म का नंबर हम निकाल के देखेंगे। मान लो कि इस टर्म का नंबर आ गया कि 100वां नंबर है, तो हम कह देंगे कि ये जो टर्म है ये इस AP की 100वीं टर्म है। इसका नंबर 50 आ गया, तो हम कह देंगे कि ये जो टर्म है ये इस AP की कौन सी टर्म है? 50th टर्म है। तो सब कुछ डिपेंड करता है इसका नंबर आने पर। अगर इसका कोई नंबर आ गया तो इसका मतलब ये AP की कोई ना कोई टर्म होगी, और अगर इसका कोई नंबर नहीं आया तो इसका मतलब ये इस AP की कोई टर्म नहीं होगी। तो इसका नंबर निकालने के लिए फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास एक ही है, AN = A + n-1 × D। इसी फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होगी। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। AN की जगह आएगा -150, A की जगह पर आएगा 11, N का तो पता ही करना है, D की जगह आएगा -3। अब ये -3 लिख के ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इस पर ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा जैसे माइनस हो रहा हो। सबसे पहला काम होता है इसको लेफ़्ट में ले जाना, तो -150 -11, दूसरी तरफ बचेगा n-1 × -3। ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा -161, और दूसरी तरफ बचेगा n-1 × -3। अब -3 जो है ना वो डिवाइड में आ जाएगा, -161 अपॉन -3 = n-1। इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ करते हैं, हमारे पास रह गया 161 अपॉन 3 = n-1। 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 161 अपॉन 3 + 1 = n। इसके बाद 3 LCM ले लिया जाएगा, तो 161 और 3 की 1 में करेंगे तो 3 = n। इसको ऐड करेंगे तो 164 अपॉन 3 = n। इसके बाद जब 3 से 164 को डिवाइड किया जाएगा, तो 3 × 5 = 15, 1 बचेगा, 3 × 4 = 12, 2 बचेगा। इस तरह से मिक्स्ड में आ जाएगा। अब n की वैल्यू मान लो खाली 54 आती, तो हम कहते हैं कि ये इस AP की 54th टर्म है। अगर n की वैल्यू खाली 50 आती तो हम कहते हैं कि ये इस AP की 50वीं टर्म है। लेकिन अभी देखो n की वैल्यू क्या आ रही है? 54 2/3। ये किसी भी टर्म का नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में नहीं है। कोई नेचुरल नंबर हो
100 हो 50 हो तो कह सकते हैं कि माइनस का 150 100वीं टर्म है 50वीं टर्म है, लेकिन इसे क्या कहें 54 2/3 टर्म है ये, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर में नहीं आई है n की वैल्यू, तो इस बेस पर ये कहा जा सकता है कि -150 इस AP की कोई टर्म नहीं है, क्योंकि इसका एक नेचुरल नंबर में नहीं आया है। ठीक है, अगर मान लो खाली 54 आ जाता तो हम पक्का कह सकते थे कि ये इस AP की कोई टर्म है। तो एंड में लिख देंगे कि -150 इज़ नॉट एनी टर्म ऑफ AP। तो इस तरह से मैंने एंड में लिख दिया है। तो सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। सवाल ये था कि ये जो AP दे रखी है, क्या इसकी कोई टर्म माइनस का 150 भी हो सकती है? तो पता तो हमें था नहीं, हमने मान लिया कि हाँ ये nth टर्म हो सकती है। अगर ये nth टर्म हो सकती है तो इसे an लिखा जाएगा। अब हमने इसका नंबर पता लगाने की कोशिश की। इसका नंबर पता लगाने के लिए an का फार्मूला लगाया, सॉल्व करते हुए पहुँचे तो पता लगा नंबर तो ये है, और ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो हम कह सकें कि इस टर्म का ये वाला नंबर पड़ेगा। तो क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है तो इस बेस पर कह सकते हैं कि -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP। तो ये एक अच्छा सवाल था, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के बाद। तो चलिए फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपने सामने, पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP। AP की 31st टर्म निकालो, यानी कि हमें निकालना है A31, A31 हमें निकालना है। हुज 11th टर्म इज़ 38, 11th टर्म जो है वो 38 है, 16th टर्म जो है वो 73 है। तो आसान भाषा में कहें तो ऐसे है कि दो टर्म दे रखी हैं और तीसरी टर्म निकालनी है। तो आपको ये सीखना है कि दो टर्म की मदद से तीसरी टर्म कैसे निकलती है। ध्यान से ज़रा देखिएगा। तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं A11 इज़ इक्वल टू 38। आपको ये कई बार समझाया गया है कि A11 अगर लिखा है तो आप उसे लिखेंगे A + 10D। और इसी तरह से अगर मान लो अगले वाले में A16 लिखा हुआ है, A16 है 73, तो इसे हम क्या लिखेंगे A + 15D इज़ इक्वल टू 73। इस बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है पिछले लेक्चर्स में कि A11 है तो लिखो A + 10D, A16 है तो लिखो A + 15D, A100 है तो लिखो A + 99D। तो अब हमने क्या किया कि ये जो दो टर्म हमें दे रखी थी, इन दोनों टर्म से हमने दो इक्वेशन तैयार कर लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकलेंगी, और A और D की वैल्यू निकलते ही हम इस वाली टर्म का पता आसानी से लगा पाएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर सकते हैं, माइनस। वैसे तो आप किसी भी इक्वेशन से किसी दूसरी इक्वेशन को माइनस कर सकते हैं। आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा माइनस करने में ईजी रहेगा। तो पहले इसको ऊपर लिख देते हैं A + 15D इज़ इक्वल टू 73, और फिर नीचे उसको लिख देते हैं A + 10D इज़ इक्वल टू 38। और अब किया जाएगा माइनस। बड़े ध्यान से देखिएगा, पहले साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, 15D में से 10D जाएंगे तो कितना D बचेगा, 5D। उधर क्या बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, और फिर 5 से 7 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो D की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 7। अब इस D की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो यहाँ पे हमने लाइन लिख दी है कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो D की जो वैल्यू निकाली ना 7, इसको हम रखने जा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो A प्लस 10 और D की जगह हमने रख दिया 7 इज इक्वल टू 38। A + 7 की 10 में करेंगे 70 इज इक्वल टू 38। 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 38 - 70। तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, इधर 6 है, 6 में 3 गया तो 3 बचा, माइनस का 32 ये वैल्यू आ चुकी है A की। अब अगर हमें A और D का पता लग जाए तो हम AP की किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 31। तो लिखेंगे नाउ A31 इज इक्वल टू A + 30D। ये तो आप जानते होंगे ना, A31 को क्या लिखेंगे, A + 30D। इसके बाद A की वैल्यू
माइनस का 32 प्लस 30 और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 7। तो माइनस का 32 ऐसे ही 7 3 जा 21 210 हो गया। तो 210 में से 32 माइनस होगा तो आएगा प्लस का 178। तो पता चल गया 31वीं टर्म का। ज़रूरी नहीं कि 31वीं टर्म निकालें, कोई सी भी निकाल सकते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि इस AP की 100वीं टर्म निकालो, तो हम A 100 लिख देंगे, फिर A प्लस 99 D आ जाएगा, फिर A की वैल्यू रख देंगे माइनस का 32 और 99 और फिर D की वैल्यू क्या रख देंगे 7 और फिर इसे सॉल्व करके 100वीं टर्म भी हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको A और D मिल जाते हैं तो आप AP की किसी भी टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। तो A और D निकालने के लिए हमने क्या किया था देख लीजिए ज़रा दोबारा से। AP की 11th टर्म दे रखी थी 38, उसको लिख दिया, और AP की 16th टर्म दे रखी थी 72, उसे भी लिख लिया। 73 दी थी। फिर हमने क्या करा, इन दोनों से एक एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशंस को सॉल्व करके D की वैल्यू निकाली, D की वैल्यू को फर्स्ट में सब्सिट्यूट करके A की वैल्यू निकाली। A और D आते ही अब कोई भी टर्म आसानी से निकाली जा सकती है। तो ये था 7वां सवाल। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक AP के अंदर टोटल 50 टर्म है, मतलब आखिरी टर्म का नंबर हमें पता चल गया। आखिरी टर्म कौन सी टर्म होगी, 50वीं टर्म होगी। अभी हमने इस तरह के सवाल किए भी थे। तो अगर AP के अंदर 100 टर्म है तो आखिरी टर्म का नंबर 100वां हुआ। अगर AP के अंदर 50 टर्म है तो आखिरी टर्म का नंबर क्या होगा, 50वां। ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। देखिए ज़रा कैसे करेंगे। सबसे पहले इससे निपट लेते हैं। थर्ड टर्म जो है वो 12 है। थर्ड टर्म मतलब तीसरी टर्म जो है वो 12 है। लास्ट टर्म जो है वो 106 है। लास्ट टर्म, वैसे लास्ट टर्म को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म 106 है, लेकिन अभी हम इसको एक नाम दे देते हैं A50, क्योंकि अभी हमें पता चला AP के अंदर हैं 50 टर्म, तो जो आखिरी टर्म होगी उसका नंबर क्या होगा, 50वां होगा। इसीलिए लास्ट टर्म को A50 लिखा जा सकता है। आखिरी टर्म का नंबर हमें पता चल गया, n की वैल्यू क्या है, 50 है, और AN की वैल्यू होगी 106। और फाइंड द 29th टर्म, A29 जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों की मदद से पहले दो इक्वेशन तैयार की जाएंगी और दो इक्वेशन से A और D निकाले जाएंगे, और A और D निकलते ही ये भी हमारा आ जाएगा पिछले सवाल की तरह से। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि AP के अंदर अगर 50 टर्म है तो जो लास्ट टर्म होगी उसका नंबर क्या होगा, 50 होगा। बस ये चीज़ अगर समझ में आ जाए तो फिर सवाल आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद ये सवाल पिछले वाले के जैसा ही बन जाएगा, सेम टू सेम। तो सबसे पहले इससे इक्वेशन बनाते हैं। बिकॉज A3 जो है वो 12 है, तो A3 को क्या लिखा जाएगा, A + 2D = 12, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनेगी वहाँ से A50 = 106। A50 की वैल्यू लिखेंगे A + 49D = 106, इक्वेशन सेकंड। हमेशा मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करता हूँ, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करूँगा। तो इसको ऊपर लिख दो, A + 49D = 106। इसके नीचे लिखेंगे A + 2D = 12। तो माइनस करते समय साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली रो के। A से कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 गया तो क्या बचा, 47D। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और प्लस का ही बचेगा। 47 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू जो है ना वो निकल कर आ गई कितनी, 2। अब D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट में ही रखोगे, सेकंड में भी रख सकते हो। तो D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्सिट्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो D की वैल्यू है इसको पुट किया जाएगा इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो A + 2, D की वैल्यू जब रखेंगे तो D की वैल्यू 2 है, = 12। तो A + 2 2 जा 4 = 12। 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा। A की वैल्यू भी आ चुकी है। A और D अगर एक बार मिल जाएं तो AP की किसी भी टर्म को आसानी से निकाला जा सकता है। फ़िलहाल हमें निकालना है 29th टर्म को। तो लिखेंगे नाउ A29 =
ए प्लस 28d। ए की जगह पर आ जाएगा 8, 28 और डी की जगह पर आ जाएगा 2। 8 प्लस 56 और 64। तो इस तरह से 29 टर्म जो है वो आ चुकी है। सारा का सारा सेम था, पिछले वाले सवाल के जैसा ही था, बस ये चीज़ डिफरेंट थी कि लास्ट टर्म जो है उसको क्या लिखा जाएगा, A50 लिखा जाएगा। क्योंकि इस AP के अंदर टोटल 50 टर्म है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इस AP के अंदर टोटल 50 टर्म है और जो लास्ट टर्म होगी उसका नंबर क्या होगा, 50वां होगा, यानी कि उसको हम A50 लिख पाएंगे। इतना समझ में आना चाहिए, बाकी सब पिछले सवाल के जैसा है। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है सामने अब हमारे, तो पढ़ते हैं सवाल को ध्यान से। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8। ये जो 4 है ये कौन सी टर्म है, 4 जो है वो कौन सी टर्म है, तीसरी टर्म है। और -8 कौन सी टर्म है, 9th टर्म है। 9th टर्म इज इक्वल टू -8। तो बाकी सवाल तो बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व करके इनसे दो इक्वेशन बना के A और D निकाल लेते हैं। उसकी ज़रूरत तो पढ़नी है आगे। तो A3 का लिखेंगे, क्योंकि A3 4 है, तो A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D = 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब A9 की बारी है। A9 = -8 है। A9 को हम लिखेंगे A + 8D = -8, बन गई इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, या ऐसा करता हूँ इस बार तुम्हें फर्स्ट में से सेकंड माइनस करके दिखाता हूँ, बहुत देर हो गई सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते। तो फर्स्ट को ऊपर लिखा जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, तो A + 2D = 4 और A + 8D = -8। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा कि नीचे वाली रो के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। A से कैंसिल हो जाएगा, -8D में से प्लस के 2D गए तो माइनस के 6D बचे। 8 प्लस का 4B प्लस का, तो प्लस के हो गए कितने, 12। 6 से 2 टाइम कैंसिल, माइनस उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो D की वैल्यू आ जाएगी -2। D निकलते ही अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, A + 2, D की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 = 4। तो A -4 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 = 4। 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 8। A और D अब निकल चुके हैं। अब सवाल की अगली लाइन पढ़ने का टाइम आ गया है। अगली लाइन देखते हैं क्या है। देन फाइंड विच टर्म ऑफ द AP इज़ 0। AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो जो 0 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 रिप्रेजेंट करेगा AN को। 0 AP की कौन सी टर्म होगी, मैंने बताया था AP की किसी भी टर्म को आप AN लिख सकते हैं। तो 0 कौन सी टर्म होगी, हमने माना nth टर्म होगी, यहाँ पे लिख भी देते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि AP की कौन सी टर्म 0 होगी, हमने माना कि nth टर्म 0 होगी। अब nth टर्म को क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं, और वो 0 होगी तो वो 0 के इक्वल लिखा जा सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला लगा देंगे इसके नीचे, A + n - 1 × D = 0। A की जगह पर 8 आ जाएगा, n - 1 और D की जगह पर आ जाएगा, D की जगह पर आ जाएगा, ये देखो नीचे माइनस का 2 निकाला था तो D की जगह पर यहाँ -2 लिखा जाएगा ब्रैकेट लगाकर। सबसे पहले 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, n - 1 -2 = -8। -2 से 4 बार ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो n - 1 = 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो पता चल गया कि पांचवी टर्म जो है इस AP की वो क्या होगी, 0 होगी। तो सवाल आराम से हमने निपटा दिया। हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म दे रखी थी 4 और -8, उनसे हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों से A और D की वैल्यू निकाली। फिर हमसे पूछा गया कौन सी टर्म 0 होगी, हमने कहा कि nth टर्म 0 होगी। अब अगर nth टर्म 0 होगी तो उसे AN लिखा जाएगा, AN = 0। AN का फार्मूला लगाया, A और D की वैल्यू पुट करी, N निकल कर आ गया। पता चल गया कि पांचवी टर्म जो है इस AP की वो क्या होगी, 0 होगी।
लिख देते हैं साइड में। तो ऐसे मैंने लिख दिया कि फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी विल बी 0। तो आसान सवाल है और ज़्यादातर सवाल बिल्कुल एक जैसे ही हैं, क्योंकि फार्मूला भी पूरी एक्सरसाइज में बस एक ही है लगाने के लिए। तो उम्मीद है कि सारे सवाल आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। ये था सवाल नंबर 9। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 10वें सवाल की ओर। तो अब समझते हैं सवाल नंबर 10। लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो जो ये इतनी लैंग्वेज लिखी है ना, इसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 17th टर्म को हम क्या लिखेंगे? A17। एक्सीड द 10th टर्म, 10वीं टर्म से, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा, तो 17वीं टर्म जो है वो 10वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो इस लाइन को मैथमेटिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद काफ़ी आसान हो गया है। इसको देखने से पता भी चल रहा है कि 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। कम बोलता तो माइनस कर देते, अगर लेस बोलता तो माइनस कर देते। अभी एक्सीड बोला था, एक्सीड मतलब प्लस करेंगे। तो इस सवाल की सबसे ज़रूरी बात है बस इस लाइन को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है इसको समझना। उसके बाद इस सवाल में कोई दम नहीं है। फिर से लेते हैं, 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। तो 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें डी निकालना है। तो A17 की जगह अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? A16, A + 16D। A10 की जगह क्या बोलोगे? A + 9D + 7। इसके बाद सोचो क्या किया जा सकता है। ठीक सोचा है। A से क्या हो जाएगा? कैंसिल। 9D जो है 16D में से माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे इधर 7D, उधर भी एक 7 रह जाएगा। 16D में से 9D गए तो 7D बचे। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि हैंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज़ 1। तो सवाल की सबसे ज़रूरी लाइन को हमने ध्यान से समझा। समझने के बाद मैथमेटिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद A17 की जगह ये लिख दिया, A10 की जगह A + 9D लिख दिया। A से कट गया, D वाले एक साइड कर लिए और इधर 7 रह गया। फिर 7 से 7 कट के D की वैल्यू बहुत आराम से 1 आ गई। उम्मीद है कि सवाल जो था आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं अपने सामने लिखा हुआ, ये है एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। बोर्ड के पेपर में भी ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अगर इसको ध्यान से ना समझा जाए तो ये काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। तो इसलिए पूरे फोकस के साथ ध्यान से समझिएगा, इससे आसान सवाल फिर कोई नहीं होगा। विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। तो बच्चों को ये वाली लाइन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। विल बी 132 मोर देन द 54 टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी? मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूँ। 3, 15, 27, 39, आगे जाकर इस एपी में एक टर्म आएगी 54th टर्म, ठीक है। और उससे आगे जाके एक और टर्म आएगी जिसका हमें पता लगाना है। तो इसी के बारे में सवाल पूछा गया, कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो पता तो है नहीं इस टर्म का, तो इस टर्म को हम हमेशा की तरह से क्या मान लेंगे? nth टर्म, यानी कि an। और इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट हमने लिख दिया, लेट द nth टर्म ऑफ गिवन एपी बी 132 मोर देन द 54 टर्म। माना कि nth टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। हिंदी में बोलते हैं, मान लिया कि nth टर्म जो है वो 54 यानी कि 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो देखो भाई ये एपी बढ़ तो रही है, 3 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 27 आ गया, उसके बाद 39, एपी तो बढ़ ही रही है ना। तो इसका मतलब ये वाली टर्म इससे तो बड़ी ही होगी। ये टर्म इससे कितनी बड़ी है? 132 ज़्यादा बड़ी है, ये लिखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, ये वाली टर्म यानी कि nth टर्म 54th टर्म से
कितनी ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। बस यहीं तक ही है ये सवाल, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अब ये समझो तुम्हारा सवाल हो गया। यहाँ तक का फिर से लेते हैं। इस AP की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हमने माना कि इस AP की nth टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो nth टर्म 54 टर्म से 132 क्या होगी, ज़्यादा। अब बारी आती है सॉल्व करने की। तो an की जगह तो आप जानते हैं वो फार्मूला a + n - 1 × d, और इसे भी आप जानते हैं कि a 54 की जगह क्या लिखा जाएगा, a + 53d। जितना यहाँ होता है उससे एक कम यहाँ पर लिखना पड़ता है। यहाँ 100 है तो यहाँ 99 है, यहाँ 1000 है तो यहाँ 999d आ जाएगा, प्लस 132। मैं फिर से याद दिला देता हूँ जो बच्चे भूल गए। a 100 है तो आप उसको a + 99d लिख सकते हो, a 50 है तो आप उसे a + 49d लिख सकते हो। तो a 54 को हमने लिखा a + 53d, a से a कैंसिल हो जाएगा, n - 1 × d = 53d + 132। d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो nd - d = 53d + 132। अब ये जो d है ना, ये उस वाले d में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा nd = d, वहाँ जाके प्लस हो गया तो 54d हो गए उधर की साइड 132। ठीक है, इसके बाद d की वैल्यू पुट करने की बारी आ चुकी है। तो d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो d की वैल्यू 12 आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं 12। 54 × 12 और प्लस 132। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद 12 की 54 में मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसके बाद हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 65 बार ये कैंसिल हो जाएगा। 12 6 जा 72 और 6 बचेगा, 12 5 जा 60। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 65। तो अब हमें ये पता चल गया कि जिस टर्म की बात हो रही है यहाँ पर वो कौन सी टर्म है, 65th टर्म है, यानी कि 65वीं टर्म है। तो अब हम बता सकते हैं कि 65वीं टर्म 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। 65th टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया सवाल। तो इस सवाल की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इस लाइन को समझना है कि ये लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो इस लाइन में ये लिखा है कि इस AP की कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हमने माना कि वो टर्म होगी nth टर्म जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। अब ये टर्म इस टर्म से 132 ज़्यादा है तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिख दिया कि nth टर्म 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। उसके बाद कुछ खास नहीं किया, बस an का फार्मूला लगाया, a 54 को लिख दिया a + 53d, a से कैंसिल हो गया, d को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो d है उसकी वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करके n आ गया। n आते ही हमें इस टर्म का नंबर पता चल गया। इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, ये 65th टर्म है जो 54th टर्म से 132 क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी अभी समझ लिया है। उम्मीद है कि सारे जो कॉन्सेप्ट इस सवाल में बताए गए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अगले लेक्चर में। जितना भी पढ़ाया गया उसको सही से पढ़ने के बाद उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल्स भी करके देखिएगा और जल्दी आपको इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे की एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।